नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे वंशवाद की। राजनीति में परिवार का सक्रिय होना और परिवार के आसपास पूरी राजनीति का परिक्रमा करना, ये दो अलग अलग विषय हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर पहले भी उन पार्टियों को घेरती रही है जिनमें पार्टी की कमान एक परिवार विशेष के पास ही रही है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश बीजेपी वंशवाद पर प्रहार कर रही है। मिर्जापुर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, निशाने पर सियासी परिवार है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से योगी नीति और वंश नीति की तुलना की गई है और लिखा गया है कि फर्क साफ है। तो सवाल यह है कि क्या वंशवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में काम करेगा? और दूसरी बात यह भी कि क्या उन पार्टियों का नेतृत्व कार्यकर्ताओं के हाथ में आएगा? क्योंकि राजा का बेटा राजा की प्रथा कम से कम लोकतंत्र तो नहीं कही जा सकती। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, लिहाजा अब सत्ताधारी दल बीजेपी उन मुद्दों पर जोर दे रही है जो विपक्ष को बैकफुट पर धकेल सके। आज फिर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून ट्वीट किया गया। कार्टून में योगी नीति की तुलना वंश नीति से की गई। कार्टून में दिखाया गया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए वंश को आगे ले जाना प्राथमिकता है, जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए अनाथ और बेसहारा बच्चे प्राथमिकता है। कार्टून के साथ बीजेपी ने लिखा कि फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। अब बीजेपी का कहना है कार्टून के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपने काम का प्रचार भी। भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकारों के तमाम ऐसी करतूतें जिससे जनता परेशान थी, प्रताड़ित थी, पिछली सरकारों ने जिस तरह से अन्याय किया था, घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया था, उसको हम कार्टून के माध्यम से जनता के बीच तक ले जाने का काम कर रहे हैं, ताकि जनता याद रखे कि पिछली सरकारों के समय में कितना कष्ट उन्हें झेलना पड़ा था और आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार किस तरह से लोगों को सहूलियतें दे रही है, विकास की योजनाओं का अंजाम दे रही है। इसको कार्टून के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस कार्टून पर आग बबूला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी अपना वंशवाद बताए, तो समाजवादी पार्टी का कहना है जनता बीजेपी को ही कार्टून बना देगी। जिस पार्टी में ही पूरा वंशवाद हो और जिस पार्टी के नेता अपने अपने पुत्र को विधायक और मंत्री बनाने पर तुले हों, वो वंशवाद की बात न करे तो अच्छा है। लगता है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम के सहारे नहीं, कार्टून के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में सच में भारतीय जनता पार्टी को कार्टून बना देगी। कार्टून व्यंग का एक सशक्त माध्यम है और जब ये सच्चाई के करीब हो तो चुपता भी है। अब सवाल यही है, क्या यूपी की सियासत में पुराने मुद्दे काम के हैं? क्या परिवारवाद यूपी में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या जनता परिवार को नकार कर फिर बीजेपी की सरकार बनाएगी, या फिर सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर नंबर का आधार काम बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करा दें। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज काका साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जावेद अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मनोज काका जी, ये आज की चर्चा आपके साथ है और जावेद जी के साथ है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप दोनों वो कार्यकर्ता हैं जो सभ्य भी हैं, सरल भी हैं, जमीन से जुड़े हुए भी हैं और पार्टी के लिए संघर्षशील अभी भी हैं, पहले भी रहे हैं, जब सरकार में थे तब भी आप लोग सक्रिय रहे हैं। मेरा सवाल इसलिए मनोज काका जी आपसे है कि क्या लोकतंत्र की प्रथा यह है कि राजा का बेटा राजा हो, और अगर यह है तो फिर राजशाही क्या है? ठीक सवाल है आपका। और जो आपने बातें कही जमीन से जुड़े होने का, तो हम लोग प्रयास जरूर करते हैं कि आम आदमी के जो हक का दायरा है वो विस्तृत हो, और मैं समझता हूं कि आप भी, ये आपके उत्कृष्ट विचार हैं। लेकिन ये सबसे पहले सवाल पीयूष गोयल के पिताजी थे वेद प्रकाश गोयल, उनसे पूछना चाहिए। पंकज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, उनके पिताजी राजनाथ सिंह जी कौन हैं? टंडन साहब के बेटे मिनिस्टर हैं, उनके बेटे कौन हैं? तो ये सवाल सबसे पहले उन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिए। और खास करके राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक भ्रष्टाचार अगर सबसे ज्यादा परिवारवाद ला करके इस देश में किया, जब देश में CMI की रिपोर्ट हो कि विगत एक महीने में 32 लाख लोग बेरोजगार हो गए, तो उस दौर में भी जब पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, जब गैर बराबरी आज 68% है, अगर पूरे दुनिया के पैमाने पर आप देखें तो भारत एक पहला ऐसा देश है जहां गैर बराबरी रोज बढ़ती जा रही है। और ये पूछना चाहेगी समाजवादी पार्टी की जय शाह में कौन सी ऐसी प्रतिभा आ गई कि उनकी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ गई, और उत्तर प्रदेश के नौजवान विगत 1.5-2 सालों में उत्तर प्रदेश में 1300 नौजवानों ने आत्महत्या की, और विगत 1 सालों में अगर आप देश भर का आंकड़ा देखें तो 24,000 नौजवानों ने आत्महत्या की है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी का सवाल है बहुत सीधा कि नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसमें से एक भी बात नहीं काटूंगा, लेकिन इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की, समाजवादियों की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई थी, जब बीजेपी तो इतनी बड़ी नहीं थी कि आप लोगों को इनके खिलाफ बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता, और आप लोग ही कहते थे कि ये पूंजीवाद नहीं चलेगा। अभी भी वही बात वही कहते हैं, आप लोग ही ये कह के आए थे कि हम बदलाव लेके आएंगे। ये अगर आपको मंजूर नहीं है कि टंडन साहब की विरासत में उनके बेटे मंत्री बने, आपको यह मंजूर नहीं है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक बने और बाद में भविष्य में उन्हें और अच्छा पद मिले, अगर यह मंजूर नहीं है तो कम से कम उदाहरण सेट करेंगे, या फिर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, और वही आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अगले चुनाव में भी रहेंगे। तो क्या बदलाव आप चाहते हैं दूसरे दलों से? कल पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, और वो कहते थे कि हमारे परिवारवाद हमारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो परिवारवाद है वो संघर्ष से अर्जित किया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी सदन में या कहीं भी ऐसे नहीं भेज दिए गए कि अखिलेश यादव जी को मनोनीत किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने आपके संज्ञान हेतु, आप भी जानते हैं कि 1999 से सांसद रहे, और उन्होंने जो समाजवादियों का जो परिवारवाद है वो परिवारवाद नहीं है, संघर्ष से अर्जित किया हुआ उनका राजनीतिक भविष्य है, और उनका राजनीतिक जो उनकी संपदा है, जो राजनीतिक यही बात है। वो पंकज सिंह ने कोई संघर्ष नहीं किया, सारे संघर्ष अखिलेश यादव ने किए हैं। ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। अब मैं नए वक्ता के पास चलता हूं, आपकी बात को मैं समझ गया। जावेद अहमद खान साहब, आप भी यही मानते हैं कि संघर्ष से अर्जित की हुई ये चीजें हैं, और संघर्ष से अर्जित मायावती के भतीजे भी कर रहे हैं, उनका भी एक संघर्ष बीएसपी में है बहन जी के साथ। यही संघर्ष आपकी पार्टी में भी चल रहा है, जिनके नेतृत्व में आप अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए राम मोहन जी, जो स्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में ये जो परिवारवाद का बार बार आरोप लगाया जाता है, ये किसको इंगित किया जाता है? आखिर ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोग, जनता, मतदाता अपने उन लोगों को निर्वाचित करके भेजती है, उनके काम पर, उनके भरोसे पर अपनी मोहर लगाती है, अपना विश्वास व्यक्त करती है। लेकिन जब ये गेंद उछाली जाती है नेहरू परिवार की तरफ, कांग्रेस की तरफ,
तो लोगों को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए कि आरएसएस भी तो अपने को परिवार कहता है, और उस परिवार का राजनीतिक बच्चा कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। योगी जी जो बात कर रहे हैं, योगी जी भी तो एक विरासत से आए हैं, वो मठ है, उसके महंत अवैधनाथ जी भी वहां से सांसद रहे, उन्हीं की विरासत तो आज वो संभाल रहे हैं। जनता ने उनको जन्मत दिया, आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो कम से कम परिस्थितियों को, काल को भी तो समझने का प्रयास करना चाहिए। राम मोहन जी, ये आरोप लगा देने से क्या राहुल जी राज्यसभा गए? इंदिरा जी राज्यसभा गई क्या कभी? सोनिया जी को राज्यसभा जाने की स्थिति आई क्या कभी? जनता के बीच में जाकर हमने अपने कामों के बल पर उस चुनौती को स्वीकार किया है जो लोकतंत्र में भरोसे की होती है। हमने जनता का भरोसा हासिल किया है सर। लेकिन दूसरे को जिस तरीके से लांछित करने का प्रयास किया जाता है, तो पूरे सिंधिया परिवार को देख लीजिए, उसका एक हिस्सा हमारे भी कांग्रेस में। एक सांसद बनाना जनता के हाथ में है, अपने सांसद को चुनकर संसद में भेजना जनता के हाथ में है, लेकिन पार्टी के हाथ में क्या क्या है कम से कम ये मत छुपाइए। उस सांसदी का टिकट उस व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी में क्या तय करती है? मैं कह रहा हूं ये पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं। 3 दशक में क्या भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के 2 दावेदार आए? ये कांग्रेस में तो हुआ, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? 2 दावेदार खड़े हुए। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? ये कम से कम परिवार तो तय न करे। सहमति से अध्यक्ष बनाती है। मैं तो आप लोगों की वकालत कर रहा हूं। अपनी सहमति से अध्यक्ष बनाती है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आप लोगों की वकालत कर रहा हूं। कभी सामने आए अध्यक्ष पद के चुनाव? बलिया से आने वाले मनोज काका क्यों नहीं अध्यक्ष बनते? राम मोहन जी, आप वकालत कर रहे हैं, उसके लिए बधाई। मैं तो कार्यकर्ताओं की वकालत करता हूं। जब जिस व्यक्ति का टिकट कट जाता है और नेता के बेटे को टिकट मिल जाता है, तो उस क्षेत्र के लोगों को कितनी तकलीफ होती है कि देख भाई, संघर्ष तो ये भैया कर रहे थे, टिकट बड़े वाले भैया पा गए। मैं सीधी बात करता हूं। और जब आपको इस बात पे बुरा लगता है कि देखिए विधायकी में टिकट संघर्षशील व्यक्ति का कट गया, इसलिए क्योंकि नेता के बेटे को टिकट मिला है, हम उससे पूछिए, जो जीवन भर का संघर्ष लगा के अध्यक्ष बनना चाहता है, पार्टी को आगे ले जाना चाहता है, जिसके पास काबिलियत है, कि तीन लेकिन राजनीति में एक साथ सक्रिय पैमाना नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में रही ना। अनिला सिंह जी, आप लोगों के ऊपर भी आक्षेप है, विपक्ष के आरोप है कि आप ट्विटर पे कार्टून बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम वही कर रहे हैं। चाहे सिंधिया परिवार को लेकर मसला हो, उनके बेटे हों, टंडन साहब का नाम लिया गया, कई और नेता हैं जिनके बेटों को जगह मिल रही है। तो धीरे धीरे क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? राममोहन जी, फर्क इसलिए समझिए, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, या इस प्रकार के और भी राजनीतिक दल हैं, आरजेडी है और हमारे यहाँ आरएलडी है, या मैं कहूंगी कि मायावती जी जो हैं अपने भतीजे को चाहती है कि उनके बाद वो अध्यक्ष बने, तो और भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई एक परिवार, एक आइडेंटिफाइड परिवार सत्ता पे राज नहीं कर सकता। उसी परिवार से हर बार अध्यक्ष या अध्यक्षा नहीं चुने जाते। नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है वो एमएलए हो, उनके बच्चे अगर राजनीति में आते हैं बिल्कुल आए, तो पार्टी की कमान जो है एक परिवार के हाथ में नहीं रहती है। ये लोग डायनाक्रेट्स हैं, ये डेमोक्रेट्स नहीं है। डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास करते, डायनाक्रेसी में विश्वास करते हैं। और अभी मैं सुन रही थी, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है मनोज जी, उनको भी सुना और मैंने जावेद जी को भी सुना। और यहाँ पर जब बता रहे थे कि संघर्ष करके अखिलेश जी संघर्ष कर आए हैं, राहुल जी संघर्ष करके आए हैं, इंदिरा जी संघर्ष करके आई हैं, सोनिया जी संघर्ष करके आई हैं, तो मैं इनको एक चीज यहाँ पे याद दिला दूं, इन्हीं का संघर्ष सबसे ऊपर होता है क्या? अगर इंग्लैंड में मैं बात करती हूँ, वहां पे राजघराना है ना, वहां पे जो भी वुड बी प्रिंस होता है, जिसको आगे चल के किंग बनना है, उसको जाके फौज में सर्व करना पड़ता है, कंपलसरी सर्व करना पड़ता है। वो भी संघर्ष करते हैं और फिर जाके राजा बनते। तो जो मोनार्क्स हैं, मोनाक्रेसी जिसको बोलते हैं, जो राजा महाराजा लोग होते हैं, उनके यहाँ ऐसे ही होता है जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होता है। यहाँ पर अगर इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनी जाती हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी चुने जाते हैं, वो ताशकंद जाते हैं और फिर हमें पता है वो जिंदा लौटकर नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है ना। यहाँ पर सगे चाचा को, जिसने बिल्कुल जमीन से उठाई पार्टी,
उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि अखिलेश यादव जी को सत्ता संभालनी थी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है ना, तो ये फर्क है। ये चौधरी चरण मत करिए, ठीक है। अब आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या किया? आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या किया? आज राजनाथ सिंह जी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनकी कोई बची हुई है? वो केंद्रीय मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी कोई विसात बची है क्या? कोई दुनिया जानती है। आपकी जो पार्टी है इस समय कहीं से कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कॉर्पोरेट ऑफिस हो चुकी है और आपकी पार्टी को चंद उद्योगपति इस देश के चला रहे हैं। न आप गरीब के हित में फैसले ले पा रही हैं, न किसान के हित में फैसले ले पा रही हैं, न नौजवान के हित में फैसले ले पा रही हैं। आप बताएंगी भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में चंद उद्योगपतियों के हाथों गुलाम है। जिन उद्योगपतियों के चार्टर में मोदी जी चलते हैं, आपकी कुछ बची हुई है ना? आप किसान की सुन रही है ना नौजवान की सुन रही। अभी दिल्ली में दलित बेटी के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। आपका कोई एक नेता खड़ा हो पाया क्या? आपका कोई एक नेता खड़ा? मैं वापस विषय पे लौट के आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी रुद्र प्रताप दुबे साहब हमारे साथ करती है। रुद्र प्रताप दुबे साहब मायने ठीक है। लोकतंत्र के राम मोहन जी मायने असहमति आलोचना अभिव्यक्ति। एक सेकंड, मनोज काका जी और अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों से अनुरोध है, दोनों से अनुरोध है। पार्टी तो उद्योगपति ठीक है, उद्योगपतियों के हाथों गुलाम है, आप भी नहीं बोल सकती हैं। मनोज काका जी जनता और पार्टी अनिला सिंह, लोकतंत्र बचा है अनिला सिवाय मोदी जी के, अमित शाह के, किसी पार्टी नेता की हैसियत नहीं है कि कोई डिसीजन मेकिंग लीडर में अपनी राय दे सके। ठीक है। वहाँ जैसे एक राजा के सामने सब लोग लौटते हैं, उस तरह लौटते हुए नजर आते हैं। रुद्र प्रताप दुबे साहब एक सेकंड रुक जाइए। दोनों लोगों से गुजारिश है, थोड़ा सा रुक जाइए। रुद्र प्रताप दुबे साहब, आपको गांधी पर परिवारवाद पर इतने डिफेंडेंट क्यों लगते हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों के स्पोक्स पर्सन? नफरत फैलाने वाले लोग। फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका अध्यक्ष कौन है? हर व्यक्ति जहां भी खामी है उसको लगता है कि नहीं देखिए साहब ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे नेता जो संघर्ष करके आए हैं, दूसरे का व्यक्ति ऊपर से बिठा दिया गया है। राम मोहन जी, ये दूध का धुला कोई नहीं। अगर परिवारवाद की बात हो, दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग विश्लेषण करने जाते हैं तो अधिकतर हम लोग उन्हीं की चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया, उन्हीं को उदाहरण देते हैं। असल में हमें ग्लोरीफाई उन लोगों को भी करना चाहिए जिन्होंने नहीं किया। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी हैं, उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। अरुण जेटली जी के परिवार से कोई नहीं आया, सुषमा स्वराज जी के भी परिवार से कोई नहीं आया। तो ये भी ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम चर्चाओं के केंद्र में लेके आए, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ उनकी राजनीति में नहीं, उनकी राजनीति के बाद भी उन्होंने परिवार में कोई शामिल है सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ जाए, ये नहीं किया। तो मुझे लगता है ये चर्चा ज्यादा और अच्छा आकार ले लेगी, जहां पे वो लोग भी प्रतीक होंगे जो हैसियत वाले थे, जिनकी अहमियत थी और जिनके प्रति लोगों की आस्थाएं थी, उसके बावजूद उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। राममोहन जी, आज का जो विषय था कार्टून को लेके, देखिए गोवा में एक मीटिंग हुई ईज ऑफ पॉलिटिकल कार्टून की, जिसमें बड़े कार्टूनिस्ट आए और उन्होंने इस विषय पे बात की कि कार्टून का कला पक्ष ज्यादा होता है कि विचार पक्ष ज्यादा होता है। उससे जो मोटी बात उभर के आई थी, तो उन्होंने कहा कार्टून एक विचार पक्ष होता है। अगर विचार को हटा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने का माध्यम रह जाएगा जिसका प्रभाव लंबा नहीं चलता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के पेज को कार्टून डाल के ये एक लिटरेचर का माध्यम है, जिस तरीके से एड्रेस कर रही है, वो उसमें काफी हद तक सफल है। आज सारे विपक्षी दल उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले एक राकेश टिकैत का एक कार्टून आया था, आज ये भी कार्टून आया है। असल में क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि ये कार्टून जब भी आते हैं तो सरकार के खिलाफ आते हैं। ये पहली बात है कि सरकार क्या ट्विटर हैंडल कार्टून का सहारा ले रहा है विपक्ष को आग दिखाने के लिए, विपक्ष को नाक चढ़ाने के लिए, और विपक्ष के आ भी रहा है जाल में, वो उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा। तो मुझे लगता है अगर इसको इस नजर से देखें कि ये बेहद इंटरेस्टिंग है। यहीं पर कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने एक लेक्चरर को जादौन यूनिवर्सिटी को गिरफ्तार करा दिया था अपने कार्टून पे। तो ये कार्टून आ रहे हैं और खासकर सत्ता पक्ष के ट्विटर हैंडल से आ रहे हैं, ये बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन ये काम करेगा क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये चर्चा लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि परिवारवाद क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी प्रहार तो कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने भी प्रहार किया था, और बीजेपी जब प्रहार करती है तब विरोधी दल ये भी प्रहार करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इससे अलग है या फिर वो भी यही कर रहे हैं। इसी के आसपास हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनोज काका साहब, वापस मैं आपके पास लौट रहा हूं और मूल सवाल वही जो मैंने पहले भी दोहराया कि एक आम कार्यकर्ता अगर विधायकी का टिकट कटने से जो संघर्षशील है केवल इस आधार पर कि कौन नेता का बेटा है कौन नेता का बेटा नहीं है, उसके आधार पर जब उसका टिकट कटता है तो आप क्षेत्र के व्यक्ति हैं। मैं इसलिए आपको बार बार इंगित करता हूं कि आप जमीन समझते हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है वहां पे। तो जब पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, कितना बड़ा मसला है, उसमें दावेदारी बराबरी की क्यों नहीं होनी चाहिए? राम मोहन जी, समाजवादी पार्टी आपने बात करा, समाजवादी पार्टी मैं समझता हूं कि पहले ऐसा पूरे देश के राजनीति में पहला ऐसा एक राजनीतिक दल होगा जिसने सबसे ज्यादा आम घरों से आने वाले नौजवानों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया। हमारे यहाँ आप देखेंगे डॉक्टर राजपाल कश्यप से लेके लीलावती कुशवाहा से लेके, और यही नहीं, अगर हमारे आप जो राजनीतिक विमर्श है समाजवादियों का अगर उसमें जाएंगे तो पूरे देश में जिस फूलन को बैंडिट क्वीन और जिस फूलन के साथ सामंती व्यवहार करके एक बेटी के साथ वो दुर्दांत व्यवहार किया गया जिसे लोग छूना और देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनको भी इस देश के बड़ी सदन में अगर भेजने का किसी ने पुनीत कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे यहाँ जो भी है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है। हमारे यहाँ अध्यक्ष का भी अगर चुनाव हुआ है तो हमारे यहाँ चुनाव हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह मनोनयन नहीं होता है। समाजवादी पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। तो समाजवादी पार्टी जो लोकतंत्र के मायने हैं कि जो उसमें असहमति है, आलोचना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, इस तीनों मूल्यों को अगर कोई मानती है, कम से कम तो समाजवादी पार्टी मानती है। अब ये भारतीय योगी की तरह नहीं है कि किसान अगर कहेंगे कि हमें अपना हक चाहिए तो कहें जेल में डलवा देंगे। फिर आप नौजवान उसी बात पर लौट के आ गए, हक मांगने लखनऊ में चले आए की उस लाइन से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। नहीं तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास अगर आप लोग करते हैं और अगर आप करने वाले भविष्य में भी हैं तो ये बताइए ना कि जिस वक्त अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया तब काबिल लोगों की कमी थी समाजवादी पार्टी में। जब उन्हें मुख्यमंत्री मान लिया गया, बना दिया गया, मनोनयन जिसको कह रहे हैं कि हमारे यहां नहीं होता है, वो जब हो गया तब काबिल लोगों की कमी थी? या एक ही परिवार तय करेगा कि कौन एमएलसी बनेगा, एक ही परिवार तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा, एक ही परिवार तय करेगा कि दशा और दिशा, नियम, सिद्धांत क्या होंगे? यही आपकी नजर में लोकतंत्र है? समाजवादी पार्टी में मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी आज के डेट में आप देखें तो माननीय नरेश उत्तम पटेल जी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पता करिए कि कितने साधारण परिवार से वो आए हैं। मैंने डॉक्टर राजपाल कश्यप का नाम लिया, अविनाश कुशवाहा का नाम लिया। हम तो आप मैं एक स्वयं ज्वलंत उदाहरण मुलायम सिंह यादव स्वयं साधारण परिवार से हैं, तो एक साधारण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस नाते में सम्मान करता हूं। आपका संवाद तो वहां भी होता है कि मैं काका साहब, मुलायम सिंह यादव स्वयं साधारण परिवार से हैं, संवाद करता हूं। आप साधारण परिवार से हैं और इस नाते दोनों का सम्मान है मेरी नजर में। समाजवादी पार्टी में सभी जाति वर्ग के मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप मेरी मूल बात को समझ गए तो चर्चा में आपको आनंद, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप मेरी मूल बात को समझ गए तो चर्चा में आपको आनंद आएगा। आप मेरी मूल बात को समझ गए तो चर्चा में आपको आनंद आएगा। आपको ये कतई ना लगे कि मनोज काका को मैं बिलो द बेल्ट प्रहार कर रहा हूं। मैं सीधी बात ये करता हूं, मुलायम सिंह यादव साधारण परिवार से थे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सम्मान करता हूं। मनोज काका साधारण परिवार से हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अखिलेश यादव साधारण परिवार से हैं, तब नहीं मानूंगा। भाई जिसका पिता मुख्यमंत्री हो जाए वो साधारण परिवार से नहीं माना जाएगा, जिसके पिता सांसद हो जाएं वो साधारण परिवार से नहीं माना जाएगा। मैं सीधी बात करता हूं, तो ये साधारण परिवार का उस पर तो चलेगा जो अपने संघर्ष के आधार पर पद तक पहुंच रहा हो, उस पर चलेगा। राम मोहन जी, अब आपने पूज्य नेताजी का नाम ले लिया तो आपसे बताना चाहेंगे, नेताजी राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं लाए हैं।
माननीय अखिलेश यादव जी को भारतीय राजनीति में लाने वाले व्यक्ति का नाम पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी है। नेताजी से उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश को चुनाव लड़ा रहा हूं, अगर अखिलेश चुनाव जीत जाएंगे तब आप मान ले। मैं वही कह रहा हूं कि जो समाजवादियों का आपको दिख रहा है वो समाजवादियों का जो परिवारवाद नहीं है, वो संघर्ष से अर्जित किया हुआ उनकी राजनीतिक विरासत है। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा दूसरे प्रवक्ता के पास। मैं सम्मान करता हूं जनेश्वर मिश्र साहब का, कल उनके नाम पर आप बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो तब मानता हूं ना कि जनेश्वर मिश्र साहब या कोई बड़ा नेता अभी कहे कि मनोज काका ही हमारे लिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। नहीं दिखेगा टैलेंट यहां पे। मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सामने बैठे हैं। आपके पास 500 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो उठा के कह दें कोई अखिलेश यादव जी कि ये हमारे लिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मिश्र साहब ने अखिलेश यादव में एक बड़ा नेता देख लिया। मैं कहता हूं और किसी के लिए भी कहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, उदाहरण होगा आपकी पार्टी के लिए। जिस दिन उदाहरण होगा आपकी पार्टी के लिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी को लगेगी, समाजवादी पार्टी को जिस दिन लगेगा कि कोई बहुत प्रतिभा वाला व्यक्ति अगर आएगा तो उसका भी सम्मान करेगी समाजवादी पार्टी, उसको उचित स्थान देती है समाजवादी पार्टी और देती रहेगी। हमारे यहाँ रामशरण दास इतना सा ही मूल प्रश्न है कि ये सारा सम्मान, ये सारी प्रतिभा कन्नौज में, किसी ने इस इटावा में दिया तो पूज्य मुलायम सिंह जी ने दिया। ये प्रतिभाएं फिरोजाबाद में, बदायूं में, ये सारी विलुप्त हैं क्या? इधर लगता है कि नहीं भाई साहब इनके भतीजे हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बहू हैं, इन्हीं के आसपास टिकट बटेगा। या ये पूरा जोन जिसको कहते हैं ना कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो ये पूरा जोन प्रतिभा से खाली है। अच्छे अच्छे समाजवादी नेता रहे हैं और सबका सम्मान होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और ये बीजेपी पे भी लागू होता है। मैं सिर्फ आपको आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी का, उचित सम्मान दिया। मैं कह रहा हूं ये बात बीजेपी पे भी लागू है कि अगर प्रतिभा का सम्मान करें तो सबका करें, और सभी के सहमति से ही। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं कह रहा हूं ना, वोट से हैं, तो सबकी सहमति कैसे तय होती है, यही तो सवाल है ना। वहां का आदमी कोई कह दे कि देखिए भैया हमको चुनाव लड़ना है, सहमति नहीं है, तो कठिनाई उसकी उसी दिन से शुरू हो जाती है। अगर किसी के पास इस भारतीय राजनीति के दूरदर्शी दृष्टिकोण है, लोगों को लैपटॉप देने का, रोजगार देने का, उनको आधुनिक बनाने का, मेट्रो देने का, ग्रामीण स्वराज को फलीभूत, ये सारे अखिलेश यादव के पास विजन है। और आपकी पार्टी का जो वो जो क्या कहते हैं उसको मैनिफेस्टो वाला विंग है, वो क्या करता है फिर? वो कुछ तय करता है कि नहीं? ये सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर लेते हैं। जावेद अहमद खान साहब, सवाल मूल यही है। राम मोहन जी फिर वही सवाल आप लोग करते हैं ना। मैनिफेस्टो हमारे यहाँ एक आम आदमी से लेके सभी सेक्टर के विशेषज्ञों से आम लोगों की राय के साथ आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, हमारा मेरी नहीं है। हमारे लिए शपथ पत्र की तरह होता। आपकी मजबूरियां हैं, मेरी नहीं है। जावेद अहमद खान साहब, इनके संकल्प पत्र में, इनके जावेद अहमद खान साहब, कठिन सवाल है पत्र के पहले कठिन सवाल कि गन्ना किसानों अक्सर का लगता है कि 14 दिन में करेगा। गलत व्यक्ति गलत आदमी से पूछ रहा है, गन्ना किसानों, लेकिन सवाल इतना सा है, इतना सा मूल सवाल इसको जान लीजिए। अनिला सिंह जी बताएं, इनके पहले पेज पे था कि कार्यकर्ता की अहमियत क्या है। रोजगार मिला, तो ये तो झूठ के जो व्यक्ति सांसद हो गया, जो व्यक्ति मंत्री हो गया, वो ठीक ये लोग नहीं कर पाते। ठीक जावेद अहमद खान साहब, जो व्यक्ति सांसद हो गया, जो व्यक्ति मंत्री हो गया, वो प्रदेश माफ कीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। उसके लिए कठिनाई यह है कि वो अगर बगावत करेगा तो कल के दिन सांसदी का टिकट नहीं मिलेगा उसको बागी मान लिया जाएगा कि देखिए इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष में आस्था नहीं है। गांधी परिवार के लिए कई लोगों ने आलोचना की और पार्टी के सदस्य नहीं है, या निकाल दिए गए या खुद से छोड़ के चले गए। आप आजादी के पहले से लेके और वर्तमान काल तक, आदरणीय राम मोहन जी इसको बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, दीजिए। स्वर्गीय जितिन प्रसाद जी के पिता जितेंद्र जी किसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और चुनाव वो हारने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद किसने उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नामित किया था। यह कांग्रेस की परंपरा है। हम भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में नहीं जीते कि आलोचना को शत्रुता मान लिया जाए, सरकार की नाकामियों को अगर उठाया जाए तो उसको राजद्रोह मान लिया जाए। अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी कहते हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो योगी जी मेरे ऊपर देशद्रोह होने का मुकदमा दर्ज करा देंगे कि मैं देशद्रोही हूं। ये तो भाजपा के विधायक उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको आपने भी सुना है आदरणीय शर्मा जी। तो ये परंपरा नहीं है।
परंपरा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को एक पहिए पर घुमाना चाहती है। महंगाई पर बहस मत करो, बेरोजगारी पर बहस मत करो, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार किया उस पर बहस मत करो, जो DHFL का भ्रष्टाचार है उस पर बहस मत करो, तो कालू कुत्ते और गुल्लू कुत्ते पर बहस करा दो कि योगी जी को कितने वो फल गए, उनका किस तरीके से वो राजनीति में एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अब वो PM मटेरियल हो चुके हैं, इस पर बहस करा दो। जो सवाल हैं जनता के, लोकतंत्र में जो सवाल होने चाहिए उसकी जवाबदेही से बचने के लिए कि ये वंशवाद है, आप कार्टून बनाएंगे कभी किसानों के खिलाफ, जो इस देश की आत्मा किसान है उसको आप लांछित करेंगे, आपको चुभती है, कितनी मौतें हो गई, शहीद हो गए किसान, जो बात आपको चुभती है, संवेदनहीनता सबने देखी, आपको वो ठीक नहीं लगेगी, आपको वो ठीक नहीं लगेगी। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी सब कुछ ठीक लोकसभा का, राम मोहन जी फिर दोबारा 2019 में हारी, कुछ स्वीकार है, लेकिन और बहन अनिला जी अगर 30 वर्षों से तो उसका मुंह तोड़ उत्तर प्रदेश में लगातार हार रही है, और मैं भी दूंगा। जावेद अहमद खान साहब, 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आप लोग सरकार में नहीं है, पिछले 2 चुनाव लोकसभा के आप लोग हार चुके हैं। जब आपसे कहा जाता है कि देखिए मंथन होगा, क्या बिल्कुल होगा, जवाब आप लोग देते हैं, उस मंथन में क्या निकलता है और उसका सारांश के बाद क्या उसका हल है, जब यह पूछा जाता है तो कहते हैं कि अध्यक्ष जी को छोड़कर बाकी सब लोगों की गलती है, और अध्यक्ष जी अगर पद से इस्तीफा भी देते हैं भाव से तो फिर परिवार में ही अध्यक्षी बनी रहती है। तो क्या मंथन निकाला आप लोगों ने? नहीं, आप बताएंगे 30 वर्षों में क्या हुआ? बनारस में भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद का चुनाव हार जाती है, क्या मोदी जी ने उसकी जिम्मेदारी ली? मोदी जी ने क्या उसकी जिम्मेदारी ली हो? तो उनका उत्तर प्रदेश का 30 वर्षों से चुनाव न जीत पाना, अगर वाराणसी के विधान परिषद के बराबर आपको लगता है तो लगा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अन्यथा लेने की आवश्यकता क्या? जावेद अहमद खान साहब, योगी जी चुनाव हार गए अपने संसदीय क्षेत्र में, गोरखपुर का, अगर आपको लगता है कि 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में चुनाव न जीत पाना वाराणसी की एक MLC सीट के बराबर है, तो आप लगा लीजिए, ठीक है। रूप से वो हार को स्वीकार किया, नहीं किया ना। मैं कह रहा हूं ना कि अगर वाराणसी की MLC की सीट बड़ा आसान आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के बराबर की है तो ठीक है। अरे गंगा, मां गंगा का स्वघोषित पुत्र क्यों नहीं हार को स्वीकार करेगा अगर उसका लोकतंत्र में विश्वास है? जावेद अहमद खान साहब, क्यों नहीं हार को, क्यों योगी जी गोरखपुर की सीट की हार को स्वीकार नहीं किया? उनके कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा। राजनाथ सिंह के बाद क्या हम बिना जवाब के रहेंगे? उनसे पहले गडकरी जी अध्यक्ष थे, कांग्रेस की है, फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, की कोई नहीं है। जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, आप बता सकते हैं? तो जेपी नड्डा को मनोनीत किसने किया? अमित शाह को कभी मनोनीत किसने किया? आप कम से कम मनोनयन ही कर दीजिए। मोदी जी को प्रचार अभियान, आप कम से कम मनोनयन ही कर दीजिए, परिवार के बाहर वाला। तो संघ परिवार था और उसके पीछे आप मनोनयन ही कर दीजिए। अगर आपका ये कहना है कि मनोनयन हुआ, किया था, आप मनोनयन कर दीजिए बाहर वाले का। नहीं, मनोनयन का मैंने कहा ना कि 2 पर्चे कभी भाजपा में अध्यक्ष पद के चुनाव में आए हो तो आप एक उदाहरण दे दीजिए, अनिला जी दे दें, एक उदाहरण दे दीजिए। कांग्रेस में तो आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, सोनिया जी के कार्यकाल में फिर हुआ क्या, ये एक उदाहरण दे कि 2 पर्चे दाखिल हुए क्या, दूसरे पर्चे वाले का वापस ले लिया, एक पर्चा दे दीजिए। एक अभी G19, G22, G23 कुछ ऐसे सदस्य थे बेचारे, उनको हाशिए पे डाल दिया सबको। ये उत्तर प्रदेश में विधायक राकेश सिंह, विधायक रत्नाकर मिश्रा, विधायक श्याम प्रकाश, कोरोना काल में ब्रजेश पाठक, मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश के, उनकी चिट्ठी, बरेली के संतोष गंगवार, अनिला सिंह जी जवाब देंगे, बहुत सी बातें आई हैं। ये चिट्ठियां, ये ग्रुप नहीं है, ये चीजें नहीं है। 100 से अधिक विधायक भाजपा से बगावत के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ है। राममोहन जी, मैं बोलूंगी और जी ठीक, अनिला सिंह जी मैं बोलूंगी, और मनोज काका को बोल दीजिएगा कि थोड़ा शिष्टता रखकर बात किया करें, तथ्यों पे बात किया करें, तैयारी से आया करें। चिल्लाने से कोई डिबेट में जीत हासिल नहीं हो जाती है। सीधी सी बात यहाँ पर है, सारे गुण, सर्व गुण संपन्न यहाँ पर यादव जी की पार्टी में केवल यादव जी हैं, और यादव जी के अलावा यादव भाभी जी हैं, यादव जी की बहन जी हैं, सारे जितने यादव परिवार के भाई भतीजावाद जो है वही सारे काबिल हैं। बाकी समाजवादी पार्टी में ठन ठन गोपाल हैं, बैठकर यहाँ पे वकालत लड़ते रहो।
भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की बोले वो उनके बोलने से कुछ सिद्ध हो जाता है। कांग्रेस में हम जानते नहीं है नरसिम्हा राव की क्या हालत करी थी सोनिया गांधी जी ने। नरसिम्हा राव जी से जब उन्होंने पहले कहा कि नरसिम्हा जी आप क्या हालत बच्चे राजनीति उसका तो जवाब दीजिए। क्या हालत थी भगवान मधोर, क्या हालत थी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, क्या हालत थी आपने एक एक करके पति की, आप इसका जवाब एक एक करके जावेद अहमद खान साहब एक एक करके आरोप लगाते एक एक करके भाई एक एक करके जावेद अहमद खान साहब एक एक करके बात करें और जोशी के साथ आप उसका जवाब दे दीजिए। एक एक करके बात कीजिए। एक एक करके बात कीजिए जावेद जी। अडवाणी जी के साथ आप अपना पॉइंट रख चुके हैं, आपको समझ नहीं आती है कितने आप ये बात पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, एक एक करके बात कीजिए। आपने पूरे देश को आपने आग की भट्टी में झोंक देने का काम किया और आप आरोप लगाएंगी, आप क्रूरता के साथ बात करेंगी, आप क्रूर पकड़ेंगी जनता को। लोकतंत्र ठीक है जावेद जी, आप अपने वक्त में अपनी बात रख चुके हैं। दो और मेहमान हैं, उनकी बात भी आने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए जैसा के अंदर क्या क्वालिटी और जावेद जी, क्या क्वालिटी है, यही है कि वो ठीक है सिंधिया की बेटी। एक एक करके बात कीजिए जावेद जी प्लीज। जावेद जी को किस तरीके से घुमा दिया। जावेद जी रुक जाइए। गोदाम में पड़े रह गए। ठीक है जावेद अहमद खान साहब, जावेद अहमद खान साहब अपनी एक एक करके बात पूरी कीजिए। मैंने आपको पर्याप्त आपसे बात की है, समय दिया है। नेहरू परिवार पर बात करिए। ठीक है जावेद जी, अगर शहीद हो जाए तो नेहरू परिवार का मुकाबला नहीं कर सकती है भारत की राजनीति। बहुत बढ़िया, ठीक। अब थोड़ी देर आप सुनिए। शब्दों की तमीज नहीं है, बदतमीजी सिखाई जाती है आपकी पार्टी में कि अगर कोई दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा होगा शब्दों की मर्यादा आप पे नहीं है। ठीक ठीक, आपस में मत उलझिए, मुद्दे पे आइए। एक सेकंड रुक जाइए जावेद अहमद खान साहब, रुक जाइए। में पैदा होते गोट से और भाजपा में पैदा एक एक करके बात कीजिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए, पूरा एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान रखिए। जिसने इस देश को अपने खून पसीने से ठीक है बनाने का काम किया है और वही बनाए हुए संस्थानों को आज बेच रहे हो। कितने लोग हो। ठीक, ध्यान दीजिए नीला जी, वो विचारधारा है जिसने भारत की दुनिया में संसार करने का काम किया। आप जैसे कार्यकर्ताओं का यही काम है, जाके अपने राहुल गांधी के कुत्ते को ना बिस्किट खिलाओ। क्या भारत की सभ्यता और संस्कृति पर मुझसे बात करोगी? ठीक है, मैं राजनीतिक बात से हटके रुद्र प्रताप दुबे साहब, मैं तीनों लोगों से माफी चाहता हूं, आप लोगों से। रुद्र प्रताप दुबे साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे। क्या ये परिवारवाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा रहेगा? क्योंकि बहुत बार इस पे लंबी लंबी तकरीरें और भाषण अलग अलग मंचों से हो चुके हैं। जी, मुझे लगता है ये व्यंग्य का एक माध्यम बन के रहेगा, क्योंकि मेरी शुरुआत ही यही हुई थी कि दूध का धुला कोई नहीं। हाँ, किसी में कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा कम है, और किसी में इतना ज्यादा है कि 40 साल पहले एक आर.के. लक्ष्मण साहब ने एक कार्टून बनाया था, वो गूगल पे मिल जाएगा था मुझे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके सरनेम में नेहरू या गांधी लिखा है तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। वो गूगल पे है। तो देखिए, किसी में ज्यादा है, किसी में थोड़ा सा कम है, लेकिन है सब में। तो ये व्यंग्य का अच्छा माध्यम है। जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही हैं, अगर वही कार्टून के तौर पे आए तो मुझे लगता है उसकी पहुंच भी और रीच ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा अच्छे से वो उस मुद्दे को एड्रेस भी कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आप एड्रेस कैसे करते हैं। तीखा होता है कार्टून, चुभता है। अगर बात उसमें सच्ची लिखी हो तो कुछ लोगों को तो वो चुभता ही है। दोनों तरफ से बनाए जाते हैं, विपक्ष के लोग भी बनाते हैं, अब सत्ता वाले भी बना रहे हैं। सवाल यही है कि जिसकी बात में सच्चाई होगी, जनता उस कार्टून को कबूल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।